डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज की इस प्रोबेबली लास्ट क्लास है जिसमें बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट्स का कल इसका एग्जाम है। फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। और आज हम कोशिश करेंगे कि एक फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर लें। वैसे मेरा प्लान ये था कि मैं आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों यूनिट्स एक ही दिन में कंप्लीट कर सकता था, बट थोड़ा सा हमारा भी अपना कुछ बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपका यूनिट है और उससे कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाई करके कंप्लीट किया जा सकता है। आपको बेसिक फर्स्ट एड एंड टेक्निक्स, फर्स्ट एड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, विद हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, वुंड्स, इंजरीज, जॉइंट्स, मसल रिलेटेड इंजरीज, ये सब आपका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट थी जिसके ये पार्ट्स हैं: नर्वस सिस्टम एंड अनकॉन्शियसनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, or first aid related with the skin burns, poisoning, whites and sting, sense organs, and emergency situation and disaster management. And last part of that second unit is emergency childbirth. ये सारे बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर टॉपिक्स थे जो हर किसी की लाइफ में जरूरत पड़ती रहती है। कभी किसी को मान लीजिए सांप ने काट लिया, कभी किसी को बिच्छू ने काट लिया, कहीं गैस रिलीज हो गई तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई, कहीं जल गए, या कहीं पे ज्यादा ठंडक होने की वजह से सुन्न हो गए शरीर के कुछ अंग, हीट स्ट्रोक हुआ, सनबर्न हुआ, या फायर लगने से या स्टीम की वजह से बर्निंग हुई। तो ऐसे में हम फर्स्ट एड किस तरीके से और क्या प्रोवाइड करें, है ना। तो इसमें है क्या कि ये सेकेंड यूनिट काफी बड़ा है और इसको कवर कर पाना शायद जल्दी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट भी बहुत अच्छा था, बेसिक सेक्स एजुकेशन। गवर्नमेंट का और तमाम जो एजुकेशन सिस्टम है उनकी प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट्स को सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में भी अवेयर किया जाए, जिससे वो बहुत कुछ चीज़ें जान पाएं। अज्ञानता में कई बार कुछ गलतियां लोग कर जाते हैं, तो उनके बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। अब इसमें ओवरव्यू, ग्राउंड रूल्स एंड प्री टेस्ट, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल प्यूबरिटी क्या होती है, इसके साथ ही सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के बारे में काफी कुछ बेहतर नॉलेज इसमें था। फैक्ट्स, एटीट्यूड्स एंड मिथ्स अबाउट LGBTQ, बर्थ कंट्रोल एंड अबॉर्शंस, और सेक्स विदाउट लव, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अच्छी यूनिट थी, बट वी डोंट हैव मच टाइम टू कवर दिस, so we will start today this fourth unit, that is mental health and psychological first aid. अब इसमें आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंटल फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर सुसाइडल बिहेवियर एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स, what is the non-suicidal self-injury, non-crisis first aid for depression and anxiety, uh, panic attacks, traumatic events, and psychosis. What is psychosis? And what we can provide first aid in case if someone is suffering from psychosis. Okay, we will study this today. So further, you can see what is substance disorder, and what is overdose and withdrawal, and mental health first aid, how we can provide. तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आपने बहुत कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी और उसके बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी। यहाँ पे जो बायो के स्टूडेंट है उन्हें सेकेंड यूनिट के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जानकारियां होंगी, और जहाँ तक बेसिक सेक्स एजुकेशन की है पॉसिबिलिटी, इसमें भी बहुत कुछ जानकारियां आप लोग हो सकती हैं। बट एज फार एज माई कंसर्न, माई सेल्फ इज कंसर्न, आई कैन से कि पॉसिबली आपका फोर्थ यूनिट तैयार नहीं होगा बेहतर तरीके से। तो आज फोर्थ यूनिट को हम कवर करेंगे। उन्नति वर्मा, मैं देख रहा हूँ कि आपका हैंड रेज है, वांट टू से समथिंग, यू कैन राइट मैसेज टू मी if I'll feel that it is the time to be given a chance to you, then I will unmute yourself. उन्नति, ओके, आपका मैसेज है कि इनके नोट्स ऑलरेडी मैं कल दे चुका हूँ ग्रुप्स में, सभी के चारों यूनिट्स के, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
आप लोग अगर ग्रुप में नहीं कनेक्ट है, आपके कोई फ्रेंड कनेक्ट है, तो उसके साथ में आप भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने परमिशन दी हुई है, वो दूसरे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ रेडी टू प्रोसीड, राइट? 70 स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पीपीटी अब आपके सामने आ रही होगी। इसमें सॉरी, so now you will be able to see the screen. First 50 is here, and the syllabus whatever I had told, जो दूसरा प्रेजेंटेशन था, तो वही सिलेबस है इसमें सारा। हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। अब साइकोलॉजी होती क्या है और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होगी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, ए गाइड टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट। मेंटल हेल्थ क्या है? Mental health is an integral part of our overall well-being, yet it's often overlooked and stigmatized. Just as physical first aid is essential for addressing physical injuries, psychological first aid plays a vital role in addressing emotional and mental distress. देखो, जिस तरीके से शरीर में जो चोटें लगती हैं, शरीर को जो दिक्कतें आती हैं, उनके पोजीशंस में हम उन्हें फर्स्ट एड कैसे दें। जैसे शरीर की दिक्कतें जो होती हैं, आपने देखा था, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आप जल गए, या ज्यादा धूप की वजह से प्रॉब्लम हो गई, या ज्यादा सर्दी की वजह से प्रॉब्लम हुई, और आपको ऐसी स्थिति में क्या क्या फर्स्ट एड दिया जाना था, वो आप समझते हैं। अब मेंटल फर्स्ट एड की जब हम बात करते हैं, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हम जो इमोशनल, ये और मेंटल डिस्ट्रेस क्या होता है। हम शारीरिक रूप से सही हैं, शरीर की कोई चोट नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से हमें बड़ा कष्ट पहुंचा, कोई भी ऐसी घटना हो सकती है। आपको बाई चांस आपका नियर एंड डियर बहुत करीबी था और अचानक ही उसकी मौत हो गई, या आप पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, आपके मार्क्स जितनी एक्सपेक्टेशन आपने करी थी वो नहीं आई। तो ऐसी कोई भी स्थितियां हो सकती हैं जहाँ पे इमोशनल और मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाएं। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है आपको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि कई बार शॉक्स ऐसे ऐसे पड़ते हैं कि लोग आग अपनी पूरी याददाश्त खो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं। आज आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पेशेंट कहता है कि मैं बीमार हूं, और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के टेस्ट और मशीन्स बता रही हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पेशेंट कह रहा है कि नहीं, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मानसिक रूप से जो बीमारियां होती हैं उन्हें डिटेक्ट और डायग्नोस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक ऐसे कोई बहुत टेस्ट नहीं है जो आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेस्ट करके आपको कोई फाइनल रिपोर्ट एक्सरे की तरह से दे पाए। तो जब मानसिक रूप से जो दिक्कतें होती हैं, उनका शरीर पर जो परिणाम होता है वो परिलक्षित होता है ना? अ, एक मिनट, सॉरी। तो ऐसी बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिजीज कहा जाता है। ठीक। अब साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती हैं, उनका क्या होता है कि जो लक्षण है वो अलग तरीके से हमारे शरीर पर काम करते हैं। इसी तरीके से कई बार हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन्स होती हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इन सब की कमी की वजह से हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, हमें कारण नहीं पता होता है, हम दवाई कुछ और कर रहे होते हैं। जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, या गले में जो गोइटर के पास में ग्लैंड होती है जहाँ से हार्मोन निकलता है, कौन सा, थायराइड, थायराइड ग्लैंड होती है।
थायरोक्सिन वहाँ से वो एक निकलता है हार्मोन, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को इनिशिएट करता है या मेटाबोलाइज करता है। ऐसी कंडीशन में अगर आपने इसको ओवरलुक किया और केवल उसके परिणामों के बारे में आप देखते रहे, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको कोई रिजल्ट प्रॉपर मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंटल हेल्थ रिफर्स टू इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे सामाजिक, हमारे मानसिक और हमारे जो इमोशनल है, हमारी जो संवेदनाएं हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इसमें आप कैसे सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीजें आपकी रोज के जो कार्यक्रम हैं, जो काम आप करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ होती है, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ भी होती है। और इसमें मेंटल हेल्थ अगर प्रॉपर नहीं, जैसे मानसिक रूप से आप कोई टेंशन में है, तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है। ये सब लक्षण है आपके मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के। The importance of psychological first aid. Psychological first aid is a supportive and compassionate approach to helping individuals in emotional distress. जब मानसिक रूप से कोई आदमी विक्षिप्त होता है, तो उसको जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होती है, वो उसको क्या करती है? कंपेसियोनेट अप्रोच। मैं मतलब दया की भावना रखनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के अंदर जो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। आपका कोई फ्रेंड है और मान लीजिए उसके घर की पोजीशन अच्छी नहीं है, उसके माताजी पिताजी में अक्सर आपस में लड़ाई होती रहती है, इसका बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस दिन घर में पढ़ाई होती है, इस तरीके की स्थिति बनती है, बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है। अब वो आपका फ्रेंड है, वो आपको कभी बताता है कि हाँ, हमारे घर में ऐसा होता है, तो आपको उसके साथ में दया वाली भावना रखनी चाहिए। और जो कुछ आप उसके सपोर्ट में कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। क्योंकि शारीरिक चोट लगने पे तो उपचार आप जान गए, लेकिन मानसिक रूप से जब चोट लगती है, तो उसका उपचार भी आपको जानने की जरूरत है कि आप किस तरीके से करें। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो है वो केवल जो मानसिक डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं का ही काम नहीं है। ये काम आप भी कर सकते हैं। आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपका उनके प्रति बिहेवियर, ये साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के रूप में काम करता है। ओके, रिधिमा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपका हैंड रेस है, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप मैसेज लिख के भेजिए। अगर मेरे को लगेगा कि आपको अनम्यूट करना चाहिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। क्वेश्चन है नमन श्रोत्रिय का, सर एग्जाम में कितने एमसीक्यू आएंगे? आई होप इट विल बी 100। ओके, सो मैं प्रोसीड नाउ। मैसेज लिख के आप लोग दे सकते हैं अपने रिप्लाईज को, और जो कुछ मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। राइट, सो आई विल प्रोसीड नाउ। द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की इम्पोर्टेंस क्या है? साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में देखिए, व्हाट इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ केयर। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो साइकेट्रिक टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका कोई ये विकल्प नहीं है। मतलब उनकी जरूरत तो पड़ेगी। जैसे कि आदमी को थोड़ी सी चिंता बढ़ती है, थोड़ी चिंता ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उसका नींद डिस्टर्ब होने लगती है, और नींद डिस्टर्ब होने के साथ में खाना भी उसका डिस्टर्ब होने लगता है। और आप, शायद आप लोगों को ना पता हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आदमी में लगभग ऐसा माना जाता है कि दो दिमाग होते हैं। एक सिर में होता है, एक पेट में होता है। पेट में हमारा जो लीवर है, वो एक तरीके से दिमाग का काम करता है। वो ये देखता है कि किस तरीके से भोजन पचना है, कैसे पचना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। शरीर का जितना इनपुट और कंट्रोलिंग है, वो लीवर के द्वारा होती है, इसलिए लीवर को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो जब आपका फर्स्ट ब्रेन डिस्टर्ब होता है, सेकंड ब्रेन अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है, और सेकंड, अगर पेट खराब हो तो मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब अपने आप ही होंगे। इसलिए दोनों को सही रखना जरूरी होता है। अब इसमें है थेरेपी और थोड़ा सा मैं पढ़ के पहले बता दे रहा हूँ। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज ए वैल्यूबल टूल, बट इट्स नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ। इट्स एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज
When someone may require specialized assistance such as therapy or counseling, seek professional help. देखिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत तो रहती है। आप एक प्रोफेशनल हेल्प किसी को नहीं दे पाएंगे, उसका सब्स्टिट्यूट तो जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं के पास में होता है। बट आपको काउंसलिंग या इस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत कब होगी? उनके, देखिए स्थितियां कब बनती हैं। पहला है, द पर्सन इज इन इमीडिएट डेंजर और एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस। जब वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तनाव में लग रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि सुसाइड भी कर सकता है या कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले सकता है, तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट से मिलना जरूरी होता है। और ये देयर डिस्ट्रेस इज सीवियर एंड परसिस्टेंट। उनका जो तनाव है, जो मतलब उनका मन हट चुका है ऐसी पसंद तमाम चीजों से, तो ये काफी ज्यादा गहरा है और ये लगातार काफी समय से है। और ऐसा प्रभावित व्यक्ति अपने सामान्य काम डेली के जो होते हैं उन्हें प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। वो उसके दिमाग में ख्याल आते हैं बार बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने के या आत्महत्या करने की। तो ऐसे में एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूरी है। यहाँ पे आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए, जो कुछ वो करेगा एक्सपर्ट वो करेगा, लेकिन आपका दोस्त या घर के मेंबर या किसी के प्रति सद्भावना रखने का उद्देश्य इसमें आप फर्स्ट एड उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कम से कम अच्छी तरीके से बातें करके। और ध्यान रखिए, जब कोई पीड़ित होता है उससे कोई आप बात करते हैं तो वो ये चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम को कोई अच्छी तरीके से सुन ले। अगर किसी प्रभावित व्यक्ति की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आप सुन लें तो उसे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि उन्होंने हमारी बात को सुना, और उसके बाद में उसको आप जो भी अच्छे शब्दों के द्वारा हिम्मत बना सकते हैं, कह सकते हैं, उनका आप प्रयोग करें। ओके। नेक्स्ट, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? हम जहाँ रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, हमारा घर, हमारे घर में चाचा ताऊ पिताजी मम्मी दादा दादी, ये मिलके हमारा एक परिवार बनाते हैं। और एक परिवार से क्या होता है, एक ऐसी लोग आपस में जुड़ते हैं, मोहल्ला बनाते हैं। और एक मोहल्ले से कई मोहल्ले बनते हैं, और वो कई मोहल्ले आपस में मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं। और कम्युनिटी और सिटी या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कम्युनिटी का मतलब होता है एक ही जैसे लोग, एक ही तरीके की वेशभूषा, ज्यादातर एक जैसा खान पान, और एक जैसी उनकी काफी कुछ स्थितियों में मिलान। हाँ, देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस आते जाते हैं तो वो मैं देखता रहता हूँ, बीच बीच में मैं उन पर डिस्कस करूंगा। रिधिमा का मैसेज है कि आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, आपने कहा था, और मैं बता रहा हूँ कि नोट्स ऑलरेडी मैं सारे प्रोवाइड कर चुका हूँ, ग्रुप में हैं, आप उन्हें रेफर करिए। अ, और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी बाद में फिर डाल दूंगा, हालांकि मैं पूरे डाल चुका हूँ। ओके। क्या ये नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है? सुमन क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं है। कल का एग्जाम ऑफलाइन होगा रियल में? निशा निशत परवीन ऑफलाइन होगा, चलिए आपने रिप्लाई कर दिया है। यूनिट टू के नहीं है। हाँ, यूनिट टू हो सकता है, शायद नहीं हो, वैसे मेरे ख्याल में होने तो वो भी चाहिए। नोट्स तो मैं सारे प्रोवाइड कर दूंगा, यूनिट टू के अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो मैं दे दूंगा। ओके। बट एमसीक्यू मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ, मेरे को इतना समय नहीं मिला। फर्स्ट यूनिट के तो 100 एमसीक्यू मैंने तैयार करके दे दिए थे आपको, वो आप रेफर कर सकते हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग जो क्लासेस की होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, आपके चैनल पे आपको जानकारी है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। In addition to providing psychological first aid to individuals, it is crucial to promote mental health awareness and destigmate seeking help for mental health issue with your community. Initiatives such as educational programs, support groups, and advocacy in contribute to more compassionate and understanding society regarding mental health. तो प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ इन कम्युनिटी। अब आपका जो समाज है उसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हम उसको प्रमोशन कैसे दें? तो इसमें ये है
हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स जारी करने चाहिए। ऐसे ग्रुप्स का तैयार करना चाहिए जिसे हम सपोर्ट कर पाए, और बाद में वो अन्य लोगों को सपोर्ट दे पाए। और साथ में ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोग एक दूसरे के प्रति दया भावना रखते हो और एक दूसरे को उनके बुरे दिनों में सहयोग करके आगे आगे बढ़ने वाला हूँ। अब इसका कंक्लूजन क्या है? फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इज वैल्यूएबल टूल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स फेसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। जो लोग मानसिक दिक्कत में होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हें बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। और उनके मानसिक विकास में भी वो बहुत बाधक होता है अगर बच्चे हैं तो। और बड़े बूढ़े हैं तो उनका सामाजिक स्तर जो होता है उसको वेल मेंटेन रखने में काफी ज्यादा दिक्कत वाली चीज बनती है। इसलिए हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट क्या है, कैसे दिया जाना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। और हमेशा ऐसे प्रभावित व्यक्ति के बारे में अपने मन में करुणा और दया रखिए। लेकिन उन्हें कभी आप ऐसा फील मत होने दीजिए कि आप उनके प्रति दया रख के उन पर कुछ एहसान कर रहे हैं, है ना? ऐसा मत करिए, उनके सेल्फ स्टीम को खराब लगता है। आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, MHFA क्या है? ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारे जो भी लोग हैं उन सभी को मेंटल अनहेल्दी होने पर किसी व्यक्ति को हम किस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं, और इसका किस तरीके से उस व्यक्ति को हम अ, उस जो दिक्कत है उससे बाहर लाने में उसे सहयोग कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे समाज में क्या है, सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि अ, अगर आप कहें कि आपको मानसिक तनाव है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको बायोपोलर डिजीज है, आपको साइकोसिस के पीरियड से आप गुजर रहे हैं, तो हमारे देश में खास करके इस चीज को बड़े गलत तरीके से देखा जाता है। अगर कोई मानसिक रोगी है तो उसे बड़ा हीन भावना से देखा जाता है, यार ये मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, इससे दूर रहो। जबकि उस आदमी को आपके करीबियत होने की जरूरत है ना? तो रिकॉग्निशन ऑफ मेंटल हेल्थ, अगर लोगों में मेंटल हेल्थ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कैसे आप पता करेंगे? तो सबसे पहला है MHFA, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की जो उद्देश्य है पहला, वो होता है पार्टिसिपेंट्स को उन संकेतों और उन स्थितियों के बारे में जागरूक करना, पढ़ाना, जिससे वो समझ सकें कि सामने वाला व्यक्ति क्या इससे पीड़ित है, वो डायग्नोज कर पाए। तो इसके लिए क्या क्या होता है? डिप्रेशन, एनजाइटी, सब्सटेंस यूज ऑफ डिसऑर्डर एंड साइकोसिस, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे डिप्रेशन आपने सब सुना होगा, आदमी बहुत ही ज्यादा टेंशन में चला जाता है, उसके बाद हम वो खाना पीना भी बहुत डिस्टर्ब कर देता है, और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसका अपना डेली का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। एंजाइटी जो है एक डिसऑर्डर का पहला स्टेप, लगभग सेकंड स्टेप आप इसे मान सकते हैं, जिसमें आदमी की नींद गायब होने लगती है। और जब नींद गायब होती है तो आप जानते हैं पूरे शरीर पे उसका असर पड़ता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में जैसे कोई मान लीजिए शराब पीता है, या कोई धूम्रपान करता है, या किसी की बुरी आदत पड़ी हुई किसी व्यसन में फंसा हुआ है, इस तरीके से। एंड साइकोसिस, साइकोसिस क्या होता है? मेंटली डिस्टर्ब आदमी, उसके बारे में कई जो फाइनल बीमारियां पैदा होती हैं, उन बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, और उसमें सिजोफ्रेनिया वगैरह आते हैं उस कैटेगरी में। तो इनिशियल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक सपोर्ट हम कैसे दें और कैसे उनके साथ में संपर्क बनाएं, है ना? तो सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। आप किसी व्यक्ति को अगर ऐसा पाते हैं तो आप उस पर अपनी राय, अपनी ओपिनियंस को ज्यादा न थोपें, बल्कि उसकी बात को ध्यान ध्यान से पहले सुने, उसके प्रति दया भावना अपने अंदर रखें। और नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन व्हेन असिस्टिंग समवन इन डिस्ट्रेस, जब आप किसी व्यक्ति को अ, बिना किसी उसके जज करने के, जैसे मान लीजिए पति पत्नी में लड़ाई हुई, आप पति आपका दोस्त है या पत्नी मान लो आपकी दोस्त है, तो ऐसी स्थिति में वो आपसे उम्मीद रखेगी कि या रखेगा कि आप उसके प्रति सहृदयता की भावना रखेंगे, है ना?
और वो जो भी कुछ कह रही है या कह रहा है तो उसमें उसकी कोशिश ये होगी कि आप उसे सही मानेंगे, और आप उल्टा करेंगे, उसी को बताएं तू गलत है, यहाँ पे गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो जिस समय वो आवेश में है उस समय आपका काम है कि आप पूरी तरीके से उसको सही तरीके से सुन लीजिए, है ना, और कोई आप डिसीजन लेने वाला स्टेटमेंट न दें। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट्स लर्न हाउ टू एंगेज कन्वर्सेशन अबाउट। ऐसे में पार्टिसिपेंट जो उसे सहायता प्रोवाइड करने वाले हैं उन्हें सीखना होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एंड ओपन है, मतलब एंड आपका ऐसा हो, तो बताओ फिर अब इसके आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब उसके बाद में उसे बोलने की जरूरत पड़े जिससे आप उसके विचार सुन पाए। और उन्हें आप रीएश्योर करते रहे, हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा, उन्हें भी समझाने का प्रयास करूंगा, इस तरीके की बातें। राइट। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हियर आर की कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। रिकॉग्निशन ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, सबसे पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज को आप पहचानिए, उनमें डिप्रेशन एंड एग्जाइटी सबस्टेंस, जो मैंने अभी समझाया था पहले, इसी तरीके से ये पिछले में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। एक तो रिस्क असेसमेंट है कि जो व्यक्ति प्रभावित है वो कहाँ किस लेवल तक प्रभावित हो चुका है, हम उसे कैसे जाने, कैसे पहचाने, क्या वो अपनी को खुद को हानि पहुंचाना चाह रहा है, फांसी लगा लेगा या अपनी नसों को काट लेगा या आत्महत्या करेगा, इन्हें पहचानने की जरूरत है। क्राइसिस इंटरवेंशन, पार्टिसिपेंट्स लर्न क्राइसिस इंटरवेंशन इंक्लूडिंग डी एस्केलेट ए क्राइसिस। कोई अगर समस्याएं खड़ी होती हैं तो उस समस्या की स्थिति को अगर हम नहीं सुधार पा रहे हैं तो हमारे से नेक्स्ट एक्सपर्ट के पास हम उसको आगे रिफर करें। सेल्फ केयर वेलबींग, इसमें क्या होता है कि मेंटली जो डिस्टर्ब व्यक्ति है उस वो खुद अपनी केयर कैसे कर सकता है, अपना भला कैसे कर सकता है, इसके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग स्टिग्मा, ये मानना कि मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्ति एक बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति होता है और ये बहुत बुरी बीमारी है और उसे छुपाओ, समाज में हमारे में यही है। लेकिन सही बात यह है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो इस स्थिति से गुजरा ना हो, लेकिन लोग इसे छुपाते हैं, छुपाने की आवश्यकता नहीं। कनेक्टिंग टू रिसोर्सेज, मेंटल हेल्थ को दूर करने के लिए जो क्राइसिस हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनेशंस का टाइम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनके अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए। ओके। नेक्स्ट, MHFA, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। इसका क्या होता है, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड में ट्रेंड होते हैं और वो आपको व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन या दोनों माध्यमों से, व्यक्तिगत ऑनलाइन और आपसे मिलके दोनों माध्यमों से आपको मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं। ये ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और उसके समझने के बाद में आप अपने लोगों को आगे ट्रेन करके और फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्या होता है मेंटल हेल्थ में, अब हम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो चेहरे हैं, एक ये है, एक ये है। ये रिलैक्स्ड है और ये आदमी बहुत ज्यादा उत्तेजित है। चेहरे की वो न्यूरल टाइप का जो डायग्राम है वो दिखा रहा है। तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्या है, ये इंडिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और आपको बताऊं कि जो देश जितना ज्यादा संपन्न है उस देश में ही ये मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स किस में है मालूम है? अमेरिका में। अमेरिकन लोग सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर से प्रभावित हैं। इसके बाद सेकंड जो बात आती है कि एंटासिड्स, सॉरी, जो एंटासिड होते हैं, एंटासिड आप जानते हैं ना, जो हमारे पेट में जलन होती है, पेट खराब होता है और दिक्कतें होती हैं, जैसे पाइल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो
ऐसी दवाइयाँ जो एंटासिड्स वगैरह हैं, उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी कहाँ होता है मालूम है? इन्हीं सबसे ज्यादा विकसित देशों में। इसका मतलब क्या है? जबकि आप लोगों को सोचना उल्टा होगा कि जो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा संपन्न है, जहाँ सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, वहां पे ये बीमारियां नहीं होंगी। आप बहुत टेंशन में हो क्योंकि आपके पास में एक गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो सबसे ज्यादा टेंशन गरीब लोगों को होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि गरीब पूरे दिन काम करता है, शाम को चैन से सोता है, और अमीर पूरे दिन काम करता है और शाम को गोलियां खा के भी रात को उसको नींद नहीं आती है। ठीक है ना? तो इसलिए जहां हो जैसे हो, खुश रहना सीखो। इसके लिए कोई पैमाना नहीं है कि खुशी आपको कब मिलेगी। ओके। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा वंस। और ठीक है, अच्छा है, कुछ स्टूडेंट भी रिप्लाई करते जा रहे हैं। आप करते रहिए, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। आगे बढ़ता हूँ। Contributing factors like stress, work pressure, relationship issues, societal expectations, and stigma associated with seeking mental health treatment. अब कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो तनाव में है, या उनके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, या उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं। जैसे मान लीजिए लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अब उनका ब्रेकअप हो रहा है, शादी की हुई है, तलाक का नौबत चल रही है, या सामाजिक उम्मीदें जो होती हैं। पिता को अपने बेटे से बहुत उम्मीदें होती हैं, वो ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, फिर वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है कि उनमें तनाव आ जाता है। इसी तरीके से ये भी हमें अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि मेंटल प्रॉब्लम्स अगर हम किसी से कहेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सुसाइड रेट्स, इंडिया हैज हाई सुसाइड रेट। इंडिया में काफी सुसाइड रेट है, लेकिन वर्ल्ड में टॉप पे इंडिया नहीं है फिलहाल। मैं बताऊं आपको, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये सुसाइड्स होती हैं? उनमें मानसिक तनाव, फैमिली और समाज का प्रभाव, प्रेशर, और आपकी पढ़ाई का तनाव, पैसे की समस्याएं, और इसी तरीके से अपने आप को हानि पहुंचाने से संबंधित जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ये सुसाइडल रेट, सुसाइडल मतलब डेथ्स की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन इज सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न इंडिया। भारत में जो मेंटल डिसऑर्डर्स वाले ज्यादातर लोग हैं, वो सब्सटेंस अब्यूज के सबसे ज्यादा हैं। जैसे अल्कोहल है, अब आपने देखा होगा इससे पहले खांसी वगैरह की जो दवाइयाँ आती थी उनमें अल्कोहल होता था, तो कई नशे वाले उन पूरी दवाई की बोतल को एक बार ही पी जाते हैं। पंजाब में आपने पिक्चर अगर नहीं देखी हो तो एक बार देखिए, उड़ता पंजाब, उड़दा पंजाब, है ना? तो उसमें पूरा ये दिखाया हुआ है। और मैं तो चूंकि पंजाब में रहा हूँ तो मैंने देखा है कि लोग ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, जो वैसलीन होती है और आयोडेक्स होती है, लोग इसको ब्रेड के ऊपर लगा के खा लेते हैं नशे करने के लिए। इस तरीके से होता है। तो इंडिया में इसी तरीके के ज्यादा हैं और इनके लिए बहुत कुछ काम किया जा रहा है। स्टिग्मा एंड अवेयरनेस, बहुत सारे लोग अपन को अगर किसी तरीके की उन्हें मानसिक प्रॉब्लम है तो बताते नहीं है, और उन्हें लगता है कि अगर हम बताएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे साथ भेदभाव होगा। ठीक है। आगे, लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमारे हिंदुस्तान में मेंटल हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता और प्रॉब्लम होती है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स सच एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी भी काम में प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाता, इसकी वजह से उसमें डिप्रेशन एंड एंजाइटी बढ़ती है। एकेडमिक प्रेशर होता है, लोग उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। साथ वाले बच्चे हैं वो प्रॉपर बिहेव नहीं करते सही तरीके, जो कमजोर बच्चे होते हैं, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आज से 20-25 साल पहले डिप्रेशन नाम की कोई चीज जानता नहीं था हिंदुस्तान में। 30 साल पहले लगभग।
और क्या होता था कि एक बच्चा स्कूल में गया और वहां पे वो सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, और तो क्या हुआ कि मास्टर साहब ने उसकी ठुकाई करी अच्छी तरीके से। अब उसके हाथ पैर सूज गए, या कई बार एक आध हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या ज्यादा कोई दिक्कत हुई। घर पे आया और उसने मम्मी पापा को बताया कि आज मास्टर ने हमें बहुत मारा। तो मम्मी पापा ने पूछा क्यों मारा। तब तो तुम्हें बतानी पड़ेगा क्यों मारा, तो तुम्हारी कमी सामने आएगी। तो कमी सामने आए ना आए, माता जी पिताजी और ठुकाई कर देते थे। और दूसरे दिन उठा के हाथ पैर पकड़ के डंगा डोली करते उठा के ले जाते और स्कूल में ले जाके फेंक देते अगर वो बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता तो। है ना। तो सारा डिप्रेशन वहीं खत्म हो जाता था। अब उसे पता लगता था कहीं बच के जा नहीं सकते, हमें तो पढ़ाई करनी है यहीं पे, तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। अब क्या है कि एजुकेशन प्रेशर है। अब प्रेशर, बच्चा पैदा हो नहीं पाया उससे पहले उसका स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। प्री प्ले ग्रुप है, फिर प्ले ग्रुप है, फिर नर्सरी है, फिर दुनिया भर पता नहीं क्या क्या है। मेरे टाइम में मैं बताऊं आपको, करीब 7 8 10 साल का बच्चा हो जाता था तब स्कूल में एडमिशन करवाया जाता था उसका। अब 1 साल के बाद में कोशिश करी जाती है कि उसको वो होते हैं स्कूल्स, क्या कहते हैं उनको, क्रैश होम्स, उनमें भर्ती करवा दिया जाए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉमा कैसे कहते हैं मालूम, जो गंभीरता होती है, ज्यादा गंभीर बीमारियां हो जाती हैं उनसे संबंधित। एल्डरली मेंटल हेल्थ, द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन इज एन emerging concern। अब जो छोटे बच्चे हैं और युवा हैं, नवयुवा हैं, इनमें भी अब मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा खड़ा होने लगा है। कि उनमें अकेलापन, मुख्य समाज से अलग हट जाना, और उनकी एज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उनके डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ बढ़ाते हैं। अब क्या है, देखिए डिप्रेशन का मुख्य कारण अब क्या है कि उसके पास में फोन है। कौन सा? मान लीजिए अब ब्लैकबेरी वगैरह तो अब नहीं चलते हैं, और अभी कौन कौन से चल रहे हैं हालों पता है? मोबाइल सबसे ज्यादा प्रिफर्ड मोबाइल्स कौन से हैं? आप लोग लिख के मैसेज दे सकते हैं। सैमसंग है, और रेडमी है। ये तो छोटे छोटे हैं। सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है युवाओं की? आईफोन। अब बात निकल के सामने आ रही, देखिए। अब पता लगा कि 1 1.25 लाख का एक लड़का आईफोन अपने हाथ में दबा के घूम रहा है। और हम लोगों का जब टाइम हुआ करता था, आपकी एज में थे, 15 18 20 साल में, तो उस समय एक घर में एक साइकिल है, और उस साइकिल को घर के सभी लोग चलाते थे। कोई सीट पे बैठ के चलाता था, कोई डंडे पे बैठ के चलाता था, और कोई कैंची चलाता था। एक ही से सबका भला हो जाता था, मालूम है। इसी तरीके से एक घर से जब कोई मतलब कोई अपनी रिश्तेदारी में जाता था, तो बड़ा भाई छोटे भाई कपड़े ले जाता था, छोटा भाई बड़े भाई कपड़े ले जाता था। मोहल्ले पड़ोसी जब शादी ब्याह वगैरह में जाते थे, तो वो मोहल्ले में जिसके कपड़े अच्छे हैं उसके कुर्ता पजामा मांग लिया, उसके जूते मांग लिए, उसका ये मांग लिया, उसका वो मांग लिया, और चले गए। खाने में क्या है? मटर के आलू और कद्दू, पूड़ी और कचौड़ी, बस 4 चीजें। और उनमें खा के बड़ी मस्ती आती थी और बहुत आनंद लेते थे। अब गांव में भी आप देखें तो वेटर लगे हुए हैं, और वहां पे पनीर वहां भी बना हुआ है ना। पहले गांव में जो शादियां होती थी, गांव के लोग आपस में मिलके शादी का पूरा इंतजाम कर लेते थे। और कोई बाहर से वेटर्स या खाना बनाने वाले नहीं बुलाए जाते थे, गांव में ही खाना बनाने वाले होते थे। औरतें पूड़ियाँ वगैरह बेलती थी, और आदमी आपस में मिलके पूड़ियों की सिकाई करते थे। ठीक, ये सब चीजें गायब हो चुकी हैं। तो मुख्य मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण यही है। अब एक कुमार लिख रहे हैं, सर ब्लेजेस आर द बेस्ट। नाउ आई थिंक यू शुड हैव टू राइट ब्लेजेस वर द बेस्ट। अब आर नहीं है ना, वहां भी ये सब बीमारियां पहुंच चुकी हैं। ऊपर मैं देख रहा हूँ वंश गौर ने लिखा है कि मोमोज वगैरह, तो अब ये सब गांव तक भी पहुंच चुके हैं। प्लीज समवन टेल मी कि हम क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है राधे, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दी मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, इसमें एक शब्द यूज होता है एलगी, जो इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। विच इज एन एक्रोनिम दैट आउटलाइंस द स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन असिस्टिंग समवन इन इमोशनल डिस्ट्रेस।
मानसिक विषाद की स्थिति में जब कोई होता है तो उसको जो हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं वो प्रक्रिया एक शॉर्ट फॉर्म में एलगी से प्रेजेंट होती है। ए से असेस फॉर रिस्क ऑफ सुसाइड और हार्म। जो व्यक्ति प्रभावित है उसको आप जानने की कोशिश करें कि उसके अंदर जो रिस्क है उसका लेवल क्या है। क्या वो खुद को मारना चाह रहा है या कुछ अपने आप को हानि पहुंचाना चाह रहा है या आत्महत्या करना चाह रहा है। ये आप तब जान पाएंगे जब उसकी बात को तसल्ली से सुने और कोई फाइनल अपना डिसीजन न दें। साथ में उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करें जैसा मैंने पहले बताया था। और अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ खतरा है तो उस व्यक्ति को अकेला बिल्कुल न छोड़ें, वो कुछ ना कुछ नुकसान अपने आप को पहुंचा लेगा। और आप प्रोफेशनल जो हेल्प है उसकी कोशिश करें। नंबर 2, एलगी है ना, तो एल नेक्स्ट, लिसन नॉन जजमेंटल। आप सुने अच्छी तरीके से लेकिन कभी भी उसके जज न बन जाएं और आप वहां डिसीजन न देने लगे कि तू गलत है, तेरी गलती है, तेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तसल्ली सुने, सुनिए, है ना। और उसे बहुत ज्यादा आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन न दें, उसे इनकरेज करें हर चीज पे। तो ए हो गया, एल हो गया, नेक्स्ट जी, गिव रीअश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन। आप उसे बार बार विश्वास दिलाएं कि नहीं भाई, तुमने जो कुछ किया वो ऐसी परिस्थितियों में अगर गलत हुई है तो लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि परिस्थिति बस कर जाते हैं। आपने जो कुछ किया वो गलत नहीं है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके की बातें आपको उससे करनी है। तो ए से असेस द लेवल ऑफ डिसऑर्डर, एल से लिसन, सही तरीके से सुनिए, जी से गिव एश्योरेंस, और ई से इनकरेज अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल हेल्प। उसको एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प मिल पाए इसके लिए आप उसे इनकरेज करिए जिससे वो किसी डॉक्टर के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, या प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाए, थेरापिस्ट के पास जाए, जहाँ से प्रोफेशनल ओपिनियन मिल सके। ओके। नेक्स्ट है इनकरेज सेल्फ हेल्प एंड अदर सपोर्ट स्ट्रेटजीज। वो खुद अपने आप में आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा हो जिससे वो आगे बढ़ पाए। इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज होती हैं, और ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनसे वो अपने आप को बाहर निकाल सकता है। द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, ये अलगी वाला आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब व्हाट इज डिप्रेशन? ओके, so depression, also known as major depressive disorder (MDD), is a mood disorder characterized by persistent feeling of sadness, hopelessness, and lack of interest or pleasure in activities. क्या होता है डिप्रेशन? कि जब हम लंबे समय तक हमारे अंदर दुखी होने की भावना, होपलेसनेस, हमने उम्मीद छोड़ दी, ना उम्मीद हो गए, या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, या किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, ऐसी भावना जब हमारे पास लंबे समय तक रहती है तो ये डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है? देखिए, इंसुलेशन, आप ग्रुप में किसी से बात नहीं करते, अलग रहते हैं, आप अपने आप को दोषी मानते हैं, कांट कंसंट्रेट, आपका ध्यान सही तरीके से कहीं लगता नहीं है, आप हमेशा दुखी रहते हैं, और आप हेल्पलेस महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं, आपको कोई सहायता नहीं प्रदान कर रहा है। स्लीप, सोने में प्रॉब्लम होती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आ, मर जाने के विचार दिमाग में आते हैं। आप ऐसे में कोई नींद वाली गोलियां या नशे की चीजें लेने लगते हैं, और आपको हमेशा कमजोरीपन महसूस होता है। तो ये सिम्टम्स हैं सारे के सारे किसके? डिप्रेशन के, इन्हें समझ लीजिए। परसिस्टेंट सैडनेस और लो मूड, आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगता और लगातार अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन प्रीवियसली इंजॉयबल टेक्निक, जिनमें आपको पहले मजा आता था उनमें अब आनंद नहीं आता है। थकापन महसूस करते हैं, भूख कम लगती है, आपका वेट भी चेंज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, बढ़ भी सकता है देखो कम खाने के बावजूद, और घट भी सकता है। डिफिकल्टी स्लीपिंग, आप सही तरीके से या तो सो नहीं पाते हैं या बहुत ज्यादा सोने लगे। आप 6 घंटे जो है 10 घंटे सोने लगे, या 6 घंटे जो है 3 घंटे हो गया। इसी तरीके से आपको विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं कि आपका जीवन बेकार है, और डिसीजन सही से नहीं ले पाते, कंसंट्रेशन सही नहीं होता, और ये विचार बार बार आपके अंदर आने लगते हैं कि आप आत्महत्या कर लें, सब कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है डिप्रेशन के? वो तो आपने पढ़ लिए, तो यहाँ पे देखिए चित्र में, जेनेटिक, आपके दादा दादी, मामा मामी, मम्मी पापा को रहा है तो आपको होने की प्रॉब्लम है। ब्रेन केमिस्ट्री इम्बेलेंस, ब्रेन में
जो केमिकल हैं वो अगर हमारे असंतुलित हो जाते हैं तो भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, हमें जो भोजन मिल रहा है उसमें पूरा न्यूट्रिएंट जो होना चाहिए वो नहीं है। ड्रग्स, फिजिकल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस, ये कारण बनते हैं हमारे डिप्रेशन के। ट्रीटमेंट क्या है? डिप्रेशन इज ट्रीटेबल एंड वेरियस इफेक्टिव इंटरवेंशंस इंक्लूड। डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक। अब इसमें क्या गया है? साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, और इंटरपर्सनल थेरेपी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एनेक्जाइटी क्या है? एनेक्जाइटी ऐसी होती है जिसमें आपको डर लगता है, चिंता सताती रहती है, और आप अपने आप को चारों तरफ से घिरा पाते हैं। इसमें दे कैन मैनिफेस्ट वेरियस फॉर्म्स, इसमें कई तरीके की एनेक्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उनमें जनरलाइज्ड एनेक्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, और सोशल एनेक्जाइटी डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक फोबियाज, कोई भी हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ एनेक्जाइटी डिसऑर्डर्स, देखिए आप लोग थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये भी महसूस कर सकते हैं कि पढ़ाई थोड़ा भारीपन आपके लिए बन रहा है। ये कई दिनों की क्लासेस थी जो आपको एक दिन में हम कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा। और जितना आप एक्वायर कर पाएंगे आसानी से, कतई अपने ऊपर टेंशन न रखें कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया, है ना। सर आज आईटीएस बीपीओ की क्लास नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, कल के बाद में क्लासेस आपकी वोकेशनल रह गए, उन्हीं की स्टार्ट होंगी। आ, अगर आप लोग चाहें तो एक ऐसे बहुत ही ज्यादा टेंशन से भरे हुए व्यक्ति और विचित्र पेशेंट की एक कहानी मैं आपको सुना सकता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा जो भारीपन आ रहा है आप में, मन आपका हैवी हो रहा है, और थोड़ा सा मुसीबतों में बैठे हुए हैं, चेहरे पे मुस्कान नहीं है, और टेंशन महसूस कर रहे हैं। सुनना चाहेंगे सभी? दैट्स वेरी गुड। आपके रिस्पॉन्सेज बहुत जल्दी आती हैं। इससे पता लगता है कि आप एक्टिवली जो कुछ कर रहे हैं उसमें आनंद ले रहे हैं। पढ़ाई का उद्देश्य ही आनंद होना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य होता है सारी समस्याओं से निजात, एक बेहतर मनुष्य बनने की ओर प्रयास। तो फिर इसमें कष्ट और दिक्कतें कहाँ? बीच में कहीं नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। एक यंग मैन था, जवान, लेकिन वो बेचारा शुरू से ही बड़े टेंशन में रहा था, और उसके दिमाग में एक चीज बहुत गहराई से घर कर गई थी कि उसे गंभीर बीमारी है ना। तो क्या हुआ कि वो जिस किसी डॉक्टर के पास जाता, कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को दूर नहीं कर पाया। आपको मालूम है कि डिप्रेशन और इस तरह की बीमारियों का मतलब क्या है? मानसिक बीमारियां हैं। तो मानसिक बीमारियां बड़ी बड़ी विचित्र होती हैं। कोई शक होता है, कोई डर होता है, कहीं फेल होने की संभावना, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हो ना वास्तव में, है ना। जो है ही नहीं उसकी टेंशन किस लिए ले रहे हैं आप? तो इस तरीके से होता है उसमें। तो लगभग सभी डॉक्टर से दिखा चुका था, लास्ट में पता लगा एक सबसे ज्यादा टॉप जो डॉक्टर था उसी को दिखाना रह गया था। तो उसके घर वालों ने तैयारी करी उस डॉक्टर के यहाँ जाने की। वहां पे गए, जैसे अपने यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली, तो उसके हेड को जब दिखाने गए तो वो मरीज बोला कि सर हमें बहुत गंभीर बीमारी है। डॉक्टर साहब बोले कि भाई गंभीर बीमारी तो होती है, हमारे पास जो आते हैं उन्हें सभी कोई गंभीर होती है, तुम बताओ बीमारी क्या है। तो बोला साहब मैं बीमारी तो बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत विचित्र बीमारी है और बहुत दिक्कत वाली बीमारी। डॉक्टर बोला भाई मेरे बता क्या दिक्कत है। तो वो बोला लेकिन डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा। वो बोला हाँ भाई ये तो बता बीमारी क्या है। डॉक्टर हर बारी में पूछता बीमारी क्या है, और हर बारी में कोई अलग क्वेश्चन का आंसर देता। जैसे वो बोला डॉक्टर साहब बहुत लोगों ने हमें देख लिया लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। वो बोला ठीक है उन लोगों ने देख लिया, वो उनका अपना हो सकता है, तुम हमें बताओ बीमारी क्या है। बोला डॉक्टर साहब आप वास्तव में मेरा सहयोग करेंगे? मतलब उसने इतना पकाया कि डॉक्टर अपना सिर पकड़ के बाल खींचने लगा। बोला अब लास्ट टाइम है, अगर तूने नहीं बताया तो मैं उठा के तेरे को बाहर फेंकवा दूंगा, और पेशेंट वेट कर रहे हैं और तू मेरा टाइम खराब कर रहा है। बोला नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत करना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को किसी को उम्मीद भी नहीं है आपके अलावा, और आप भी ऐसा व्यवहार करोगे तो मेरा क्या होगा। तो वो बोला तो भाई मेरे अब तू फाइनल बता दे। तो बोला ठीक है डॉक्टर साहब मैं फाइनली आपको बताता हूँ। फिर बोला आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे अगर मैं सही बात बताऊं? डॉक्टर ने, भाई ये वास्तव में बहुत जटिल समस्या है, इस आदमी के बारे में तो मुसीबत कुछ ज्यादा ही है।
डॉक्टर ने कहा, देख, मैं अब बैठ गया हूँ तसल्ली से, और तू बता कि तेरी समस्या क्या है। अब अगर तूने कोई भी एक अदरवाइज क्वेश्चन किया तो दो उसने कंपाउंडर बुला लिए कि इन्हें उठा के बाहर फेंक देना। ठीक है। उसने कहा, ठीक है साहब, जब आप कह ही रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। उस आदमी ने कहा कि मुझे शक है कि मैं कुत्ता हूँ। समझ रहे हैं आप? तो उसने ये कहा कि मुझे शक है कि मैं कुत्ता हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर साहब क्या हाल होगा? वही होगा जो आप सभी का भी, अगर थोड़ा सा आप पे असर पड़ रहा हो, कि कोई आदमी ये महसूस कर रहा है कि वो कुत्ता है। ये तो विचित्र बात पहली बार ही में सुनने में आ रही है भाई। ये तो ठीक है कि वो फेल हो जाएगा, उसका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसी समस्या दिखे, ये तो पहली बार दिख रहा है ना? कुछ अच्छी इमोजीज लोगों में दिखाई दे रही है मेरे को। तो डॉक्टर था, सन्न रह गया, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया। थोड़ी देर में उसे होश आया कि अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को तो कुछ ना कुछ इसका आंसर देना ही है। तो उसने हिम्मत भर के दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ, तुम्हें कब से शक है कि तुम कुत्ते हो? तुरंत बोला वो मरीज। क्या बोला मालूम है? कि जब से मैं पिल्ला था। मतलब वो कभी पिल्ला भी हुआ करता था, अब बड़ा हो गया तो अब कुत्ता बन गया है, ऐसा उसका शक है। अब ऐसे शक्की आदमी को, इतने बड़े डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले आदमी को आप कैसे ट्रीट करेंगे? ये आपको देखना है ना? आपकी इमोजीज अब बता रही हैं कि कुछ आपकी नींद और कुछ आपकी आलसीपन थोड़ा दूर हो रहा है, तो मैं वो आपको आगे लेके चलता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर योर नाइस इमोजीज। देखिए, जो एनजाइटी डिसऑर्डर होता है उसके कारण क्या होते हैं, ये पहले भी आपको मैं लिख के यहाँ पे सामने बता चुका हूँ। फिर आप देखिए, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और सेकंड ब्रेन केमिस्ट्री है, थर्ड ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस है। आपका कोई बहुत ही बड़ी घटना को आपने अपने सामने देखा हो, किसी आदमी को अपने सामने ट्रक के टायर के नीचे कुचलते हुए मरते हुए देखा हो, या गोलियां चलते हुए देखा हो, है ना, आग लगी हुई जिसमें कोई जल जाए उसे देखा हो। तो पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं। आपका रंग काला है ज्यादा, आप या आपका कोई पैर खराब है। फिजिकल हेल्थ कंडीशंस, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हमेशा, और आप बहुत कुछ बेहतर नहीं कर पाते। सब्सटेंस अब्यूज, आप शराब पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, कुछ ऐसी बुरी चीजें आपके साथ में लगी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे। ट्रीटमेंट कैसे होगा इसके लिए? आप ध्यान रखिए, मेडिसिन हैं, साइकोथेरापिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद की अपनी हेल्प आप खुद कर सकते हैं। आप ध्यान और मेडिटेशन और योगा का यूज करने लगे, आपकी मैक्सिमम मानसिक बीमारियों को दूर करने का तरीका सिर्फ एक ही है। फिर है कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, लाइफ स्टाइल में चेंज, और स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं उनसे आपको बाहर निकलना। और आप अपने दोस्त बनाएं, उनके साथ मिलें बैठें। सबसे अच्छा डिप्रेशन दूर करने का जो जरिया है ना, वो आपके दोस्त हैं, इसलिए दोस्त जरूर बनाइए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट को ऑक्यूरेंस, इट इज कॉमन फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सपीरियंस बोथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी सिमल्टेनियसली, कंडीशन कॉल्ड एज कोमोर्बिडिटी। आमतौर पर एनजाइटी और ये डिप्रेशन दोनों एक साथ होते हैं। एनजाइटी डिप्रेशन के अलग अलग कारण, अलग अलग तरीके हैं, वो आप जान चुके हैं। तो ये एक साथ होते हैं, अगर एक साथ ऐसा कुछ होता है इसको कोमोर्बिडिटी के नाम से जाना जाता है। अब क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर सुसाइडल बिहेवियर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर कोई डिप्रेशन में चल रहा है या कोई आत्महत्या करना चाह रहा है, तो ऐसे में उसके लिए क्या फर्स्ट एड और किस तरीके से हो सकती है? तो स्टे काम एंड नॉन जजमेंटल, उसके साथ रहें, उसकी बात को सुने, शांति में रहें। आप किसी उसको ना करें, मतलब जजमेंटल कोई फाइनल निर्णय ना निकालें जिसमें उसकी गलती उसे सुनाए, वो और ज्यादा टेंशन में आए कि वो तो मेरे से बुरा कह ही रहा था, ये भी कह रहा है। एक्टिवली लिसन, पूरे तरीके से उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, जिससे उसे लगे कि उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस अबाउट सुसाइडल थॉट्स, वो मरना चाह रहा है, इससे संबंधित उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको
समझिए और उन्हें पूछिए। जैसे सिंपल क्वेश्चन है, आर यू थिंकिंग अबाउट हर्टिंग योरसेल्फ? क्या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ऐसा तुम्हारे दिमाग में विचार आ रहा है? आर यू थिंकिंग अबाउट एंडिंग योर लाइफ? क्या तुम मर जाना चाहते हो? ऐसा कोई विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? ऐसे प्रश्न से पूछिए। प्लीज डोंट लीव मी अलोन। डिप्रेसिव, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर वगैरह के जो मरीज होते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ज्यादातर। असेस द रिस्क, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इंश्योर सेफ्टी, अगर कोई ऐसे मरीज हैं तो उनके आसपास से दवाइयां दुवाइयां या कोई भी ऐसी चीजें जिससे वो किसी तरीके से अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूर रखनी चाहिए। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें प्रोफेशनल हेल्प के लिए सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें इमोशनल सपोर्ट आप दें। और किसी भी तरीके की अवॉइड मेकिंग प्रोमाइसेस, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग प्रोमाइस दैट यू कैन नॉट कीप, सच एज प्रोमाइजिंग नॉट टू टेल एनीवन अबाउट द सुसाइडल थॉट्स। सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। जैसे वो अगर किसी तरीके से आपके दोस्त ने आपको बता दिया कि वो आत्महत्या करना चाहता है, अब आप ये लोग दूसरों में प्रचारित कर रहे हैं, लोग आके उसे बुरा भला कहें, तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। खुद की अपनी हेल्प कर पाए ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करें, सपोर्टिव रिसोर्सेज तैयार करें, और फॉलो कंटिन्यूस रखें। ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है काफी, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी। इसमें क्या होता है, आप आत्महत्या तो नहीं करते, लेकिन अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने नस काट ली, आपने अपने मान लो कुछ और इसी तरीके से उंगली काट ली, या पेट में एक चाकू मार लिया, जिनसे आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन अटेम्प्ट आपका नॉन सुसाइडल होगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में मरने का विचार नहीं आता, लेकिन वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी क्रियाएं करता है। इमोशनल रेगुलेशंस, उसके अंदर एंजाइटी और ये सब चीजें हो सकती हैं जिनके कारण वो ऐसा कर रहा है। और ये बिहेवियर उसका कई बार रिपीट होता रहता है। उसे ये रहता है कि उसकी कोई बात अगर समाज में सामने आ गई तो उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए अपनी चीजों को सीक्रेट रखना चाहता है। लैक ऑफ इफेक्टिव कोपिंग पावर, ऐसे लोग आप देखोगे एक बार करेंगे, फिर दो बार करेंगे, फिर तीन बार करेंगे, चार पांच बार भी करते दिखाई देंगे, और ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वो लंबे सुसाइड की तरफ भी जाने लगते हैं। कॉमन रीजंस फॉर एनएसएसआई, एनएसएसआई क्या है? नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, इमोशनल रिलीफ। इन्हें मानसिक शांति चाहिए। ये मानसिक शांति या कुछ गलत किए गए अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए, अपने आप को दोषी मानते हुए खुद को पनिश करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा के। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रेस, ये हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को दबा के रखते हैं, लोगों से ज्यादा शेयर भी नहीं करते। डिस्ट्रैक्शन, सीकिंग हेल्प और सपोर्ट। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। अब नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी में क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें जरा देख लीजिए आप लोग। सॉरी। एजुकेट योरसेल्फ, खुद को आप शिक्षित करें। ऑफर ए लिसनिंग ईयर, जो आपकी बात सुन पाए उसकी तरफ ध्यान दें। वैलिडेट देयर फीलिंग्स, उनके जो विचार हैं उन्हें आप स्वीकार करें। आप पेशेंट, आप धैर्य रखें। प्रोफेशनल हेल्प उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। उनको खुद को वो अपनी देखभाल करने लगें, इस तरीके से आप उन्हें प्रमोट करें। किस लेवल तक उनसे बात करनी है, या आपको बात करनी है, या उनको किस लेवल तक बात करनी है, इसको लिमिट करें। आप लगातार इस पर नजर रखें। प्रैक्टिकल हेल्प क्या आप कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखें। और क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिससे उन्हें बेहतर किया जा सकता है, उन्हें सामान्य बनाए रखने की कोशिश करें। उनके साथ में जो बातचीत है वो सम्मान पूर्वक करें, गलत तरीके से नहीं। सीक सपोर्ट फॉर योर सेल्फ, आप जो भी सपोर्ट उन्हें दे सकते हैं वो आप दें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट ये टॉपिक है साइकोसिस, साइंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया मैंने जो भी बात करी आपसे पहले, इसमें क्या होता है, डेल्यूशंस, जो वास्तव में नहीं होता है। हेल्यूसिनेशन और डेल्यूशंस होते हैं, जो वास्तव में नहीं होता है वो आपको लगने लगता है।
प्लेटेंट इफेक्ट हो सकता है, रिड्यूस्ड स्पीच हो सकती है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो साइकोसिस इज a mental health symptom characterized by a disconnection from reality which can manifest various ways such as hallucination and delusions. साइकोसिस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां पे कोई व्यक्ति उन चीजों के बारे में सोचने लगता है जो है ही नहीं, है ना, या कुछ गलत तरीके से अपनी अवधारणा बना लेता है, वो दिक्कत होती है। और कुछ डिसऑर्डर जिनमें साइकोसिस होता है उनमें से एक सिजोफ्रेनिया है। Schizophrenia is the perhaps the most well-known psychotic disorder. It is chronic mental illness characterized by a range of symptoms including hallucinations, delusions, disorders, thinking, and social withdrawal. Schizo affective disorders. चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इनको तो टेक्निकल लेवल पे ही आप लोग थोड़ा सा सही तरीके से समझ पाएंगे, अदरवाइज सेशन भी ज़्यादा लंबा होने जा रहा है। बायोपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें आदमी 50-50 रहता है, आधा खुश आधा दुखी, आधा कॉन्फिडेंट आधा नॉन कॉन्फिडेंट, ये समस्याएं रहती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस क्या है? सब्सटेंस आप जान चुके हैं, दवाई है या मान लो नशे पत्ते वगैरह हैं, वो कोई ज्यादा करता है उसकी वजह से दिक्कत रहती है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इस तरीके की जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, ये ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। डिल्यूजन डिसऑर्डर, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है अंडरस्टैंडिंग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस आप पहले ही जान चुके हैं कि ये बियर रखी है और ये विस्की होगी, और अब इन्हें ये लगता है कि पूरी दुनिया को यही लेके चल रहे हैं, है ना। तो पीने के बाद तो आप जानते हैं लोगों में कितनी शक्ति आ जाती है। तो ये सब चीजें, थोड़ा सा और फास्ट में बढ़ रहा हूँ। अनसक्सेसफुल क्विट अटेम्प्ट, कोई कई बारी अपनी समस्याओं को छोड़ना चाहता है, दवाई को छोड़ना चाहता है, या शराब को छोड़ना चाहता है, तंबाकू छोड़ना चाहता है, गांजा को छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पाता। तो ये दिक्कतें उसके लिए साइकोसिस का कारण बनती हैं। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। एक्सप्लेनेशन, अगर over the time people with SUD may escalate their substance use as the build tolerance. They can lead a downward spiral in their psychological mental health. एस्केलेशन क्या होता है कि एक से दूसरे की तरफ जाना। पहले शराब पीते थे, अब तम्बाकू खाने लगे, तम्बाकू खाते थे तो अब कुछ और छोटी चीज पे आ गई, इस तरह की चीजें। ओके। ओवरडोज प्रिवेंशन टेक्निक्स, अगर किसी ने ओवरडोज ले ली दवाई की या किसी चीज की, तो इसके लिए हम क्या करें? तो प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स असिस्टेंट, इम्प्रूव लेजिस्लेचर, सेफर पैकेजेस, इसको मैं छोड़ता हूँ। ओवरडोज बहुत ज्यादा है आपके, और विड्रॉल्स बहुत समस्या है, इनमें थोड़ी पढ़ने की जरूरत है, आपको पता नहीं लग पाएंगे। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी वही है, आप उसे दोबारा से एश्योरेंस देने की कोशिश करें, सेफ्टी उसकी सुरक्षित करें, प्रोफेशनल हेल्प उसे पहुंचाने की कोशिश करें, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस, ये सब आप कर चुके हैं। इसके साथ ही ये सेशन आपका कंप्लीट होता है, ये फोर्थ यूनिट आपकी यहाँ पे कंप्लीट है। अब मैं इस सेशन को यहीं खत्म करूंगा। यहाँ पे अब अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी, और आप बोल पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए जो बोल रहा हो वो बोलना बंद कर ले, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडिडेट बोले, और तब तक अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें आप। नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन। किसी को कुछ बोलना हो तो भी बोल सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमित, बोलिए। सर वो आपने जो नोट्स भेजे हैं ग्रुप में, सर वो फर्स्ट यूनिट के ही नोट है उसमें तो। सभी हैं, फर्स्ट के नहीं है, सारे भेज दिए मैंने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तो नहीं। सर जैसे मतलब ये आपने हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, मतलब जो भी रहते हैं डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह ये सारी चीजें है ना। हम्म। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी तो होता है ना कि लाइक ब्रेन इज प्रोसेसिंग समथिंग, लेकिन वो चीज क्लियर नहीं होती। दोबारा बोलिए, आपकी बात थोड़ी बाउंस हो रही है, थोड़ा दूर रखिए मोबाइल। ये मतलब कि जैसे मतलब ब्रेन कुछ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, बट वो चीज क्लियर नहीं होती, तो ये भी अ काइंड ऑफ एंजाइटी में आ सकता है ना। बिल्कुल, इसी की वजह से धीरे धीरे आप फंसते चले जाते हैं उसके जाल में।
जो प्रोसेस कर रहा है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक नई प्रोसेस खड़ी हो जाती है, तो आप सोच हम्म। विचार में गिरते ही चले जाते हैं। दिस इज बिगिनिंग ऑफ योर एंजाइटी लेवल। ओके ओके। ओके। और यही, हाँ जी, और समटाइम्स इट ऑल्सो मतलब ये भी होता है कि लाइक मतलब जब भी मतलब चीजें दिमाग में चल रही होती बट वो क्लियर नहीं होता, तो हम्म। मतलब वो भी फर्स्ट लेवल उसको उसमें वो कर सकते हैं ना कंसिडर। तनिषा एक एग्जांपल दूं मैं क्या? हम्म। देखिए, आप एक तालाब के किनारे बैठ जाइए, हाँ जी। और पानी उसका बिल्कुल शांत हो, ना हवा चल रही है ना उसमें कोई हलचल हो रही, पानी शांत है, तालाब शांत होगा। हम्म। आप उसमें फिर एक पत्थर मार दीजिए, थोड़ा सा बीच में फेंक दीजिए, उसके बाद जो हम्म। तरंगें उठेंगी, तो हाँ क्या जी। किसी भी तरंग को कहाँ से उठी और कहाँ खत्म हुई आप देख सकते हैं? नहीं। बस ये स्थिति मन की होती है कि मन कभी उदास है, फिर उदास हम्म। होने में कौन सी समस्या आपको उदास कर रही है आपको ये भी नहीं पता होता है। इतनी समस्याएं दिमाग में उड़ती चली जाती हैं कि आपकी उदासी का लेवल इन्फिनेट हो जाता है। तब वो प्रॉब्लम हम्म। खड़ी होने लगती है, फिर नींद गायब होने लगती है और सब कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हाँ जी हाँ जी सर, मतलब इसे हम ओवर थिंकिंग में भी कंसिडर कर सकते हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ, यही ओवर थिंकिंग है। आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हैं बार बार, और फिर आप ऐसी लिमिट से बाहर जाते हैं कि वापस ही नहीं आ पाते हैं अपनी बाउंड्री में। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। एनी मोर? और कोई कुछ पूछना चाहेगा? कोई नहीं, शायद तो मेरे को लगता है कि इस सेशन को खत्म करना चाहिए। इट इज द लास्ट पीरियड एंड टुडे वी विल वाइंड अप दिस सेशन with with my good wishes to all of you for your tomorrow's exam। और अभी भी अगर किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ग्रुप में ऐड करने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा, जो लोग ऐड हो चुके हैं वो कर सकते हैं, मैं पर्टिकुलरली ऐड नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। आपके साथी जो ऐड हैं वो आपको ऐड कर सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ा जाए फिर, मैं एंड की तरफ लेके चल रहा हूँ सेशन को। और मैं इससे पहले कि सेशन लंबा हो, मैं भूल गया, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है उसको मैं ऑफ कर दूँ।